नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी की सेकंड क्लास के साथ आपके सामने हूँ। जनरल क्लास ली थी मैंने हिंदी की, जो फर्स्ट टॉपिक था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदी। आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करते हुए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषी क्षेत्र किसको कहते हैं? वे क्षेत्र जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। अब हिंदी भाषी क्षेत्र भारत में कितने हैं? तो यहाँ पे बात आती है कि भारत में कुल मिलाकर 10 हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जिसमें से अगर बात करें तो 9 राज्य हैं और 1 यूटी है। अब यूटी क्या है? यूटी हमारा है केंद्र शासित प्रदेश। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे जब राज्य पूछे तो राज्य बताइएगा, यूटी पूछे तो यूटी और क्षेत्र पूछे तो 10 होंगे। हमारे यहाँ आप कौन से हैं इनके नाम में बोल देती हूँ, लिख नहीं रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जिसमें से सबसे पहला जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये तो आपस में ही डिवाइड हुए हैं, इसलिए 6 राज्य आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे जोड़े में। और इसके साथ साथ 3 और हम याद रखेंगे। अगर हमारे नियर अबाउट दिल्ली के आसपास की बात करें, दिल्ली में एक हरियाणा पड़ोसी राज्य है, उसके बाद राजस्थान है और देन उसके बाद आपका अगर पहाड़ की बात करें तो हिमाचल है। तो इस तरीके से हमारे पास 9 राज्य हैं जहां पर क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ मैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल। और दिल्ली में आप सभी जानते हैं कौन है? दिल्ली। तो यूटी जो है हमारी दिल्ली है। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने क्षेत्र हैं यहाँ पर हिंदी बोली जाती है? 10। अब मैं बात करती हूँ भाषा परिवार के बारे में। अगर भारत में भाषा परिवार की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में मात्र 4 भाषा परिवार है, और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में 13 भाषा परिवार है। अगर भाषा की बात करते हैं कुल मिलाकर तो भारत में तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 22 भाषाएं बोली जाती हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। पर अगर विश्व की बात करें तो लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं विश्व में। भाषा परिवार को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग भाषा परिवार की बात करते हैं। अब भाषा परिवार को हमने यहाँ पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, जिसमें से सबसे पहला जो है उसे कहते हैं हम लोग भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भारत और यूरोप। इसको अगर बात करें तो दूसरे की बात करें तो जो नीचे का पार्ट होता है, अगर भारत के नक्शे की बात करें तो नीचे का पार्ट जो है उसे हम द्रविड़ परिवार के नाम से जानते हैं। अब जो द्रविड़ परिवार है उसके बाद और एक परिवार आता है हमारे पास जिसका नाम है ऑस्ट्रिक, और ऑस्ट्रिक के बाद हमारे पास आता है चीनी तिब्बती। अब तिब्बती जो परिवार है, अगर इनकी बात करें कि सर्वाधिक बोली जाने वाला एरिया कौन सा है तो भारोपीय परिवार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है भारत में। कुल मिलाकर अब तक हमारे पास 73% लोग जो हैं वो भारोपीय परिवार की बोलियों और भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि द्रविड़ परिवार मात्र 25% लोग प्रयोग करते हैं। और अगर चीनी तिब्बती और ऑस्ट्रिक की बात करूं तो अराउंड 2% लोग जो हैं इनकी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भारोपीय परिवार देखने में भी और परसेंटेज वाइज भी काफी बड़ा है, इसलिए इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब 5 भाग कौन से हैं? देखिए 5 भाग की बात करें तो सबसे पहला भाग जो इसमें आता है वो होता है आपका पूर्वी परिवार, मतलब पूर्वी भाग, परिवार नहीं जोड़ूंगी इसे मैं। दूसरा जो है उसे पश्चिमी क्षेत्र कहेंगे हम लोग। और अगर तीसरे की बात करूं तो यहाँ पर राजस्थानी क्षेत्र, और चौथे की बात करूं तो यहाँ पर पहाड़ी, और 5वां है बिहारी क्षेत्र। तो इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर कितने हैं? 5 भाग यहाँ पर बांटे गए हैं। अब एक चीज और बता दूं कि 5 भागों की अगर हम बात करें तो ये 5 भाग में ही सर्वाधिक बोलियां बोली जाती हैं और उपभाषा बोली जाती है। अब देखोगे यहाँ पे अगर हम लोग उपभाषा की बात करें तो 5 भाग के अंतर्गत ये जो है 5 भाग, इसी के अंतर्गत 17 तो बोलियां बोली जाती हैं और 5 उपभाषा बोली जाती हैं। ठीक है, तो 17 बोलियां और 5 उपभाषाएं बोली जाती हैं। पर अगर द्रविड़ परिवार की बात करें तो द्रविड़ परिवार ज्यादा हमारे एग्जाम में नहीं पूछना, हमारे एग्जाम का जो बैकग्राउंड में जहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो भारोपीय परिवार है। तो अभी मैं आपको ये 17 बोलियां और 5 उपभाषाओं का भी परिचय दे देती हूँ। पर ध्यान रखोगे कि यहाँ द्रविड़ परिवार के अंतर्गत हम लोग केवल 4 भाषाओं का प्रयोग करते हैं।
चार भाषा का प्रयोग करते हैं। और वो चार भाषाएं कौन सी हैं? सबसे पहली जो है आप लोग जानते ही हो, तमिल। दूसरे नंबर पर बात करें तो तेलुगु। चौथे नंबर पर हमारी आती है कन्नड़। और पांचवें नंबर पर आप लोग को पता ही है मलयालम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत चार भाषाएं बोली जाती है, क्योंकि पूछा गया है आपसे। क्योंकि अगर हम 22 जो हमारी टोटल भाषाएं हैं उसमें से ये चार डिडक्ट कर दे तो हमारी जो 18 भाषाएं बच जाती हैं वो भारतीय परिवार में बोली जाती हैं। तो इस तरीके से आपको अगर पूछा जाए कि भारतीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है तो आप इन चार को डिडक्ट कर आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ भारतीय परिवार, जिसमें 17 बोलियां और 5 उपभाषाएं हैं। अब बात करते हैं हमारे पास ये कौन कौन सी बोलियां हैं, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा बोली और भाषा के बारे में आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि बोली किसे कहते हैं। बोली जो सिर्फ बोली जाती है और वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, मान लो 2-4 लोगों ने किसी चीज का एक नामकरण किया और वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 50 लोगों के बीच में आपस में बोलने लगे और बोलते बोलते धीरे धीरे उसका क्या हो गया, प्रचलन बढ़ गया। तो वो किसका रूप धारण कर लेती है? वो बोली का रूप धारण कर लेती है। और जैसे ही बोली दूसरे लोगों के संपर्क में आने लग जाती है तो वो एक अपना क्षेत्र निर्धारित करती है। जैसे अब कैसे संपर्क स्थापित करेगी? काव्यों के जरिए, रचनाओं के जरिए, या फिर किसी भी लेखक या लेखन के जरिए, या गीतों के जरिए। जैसे हरियाणवी की बात करूं तो सपना चौधरी को आप लोग जानते हो, और सपना चौधरी जो गानों के जरिए ही हरियाणवी को इतना प्रचलित कर चुकी है कि वो उपभाषा का रूप धारण कर चुकी है। इसका मतलब है ज्यादा समय नहीं लगेगा, जब हरियाणवी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाएगी तो वो एक दिन भाषा का रूप भी धारण कर लेगी। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि बोली जब दूसरे रचनाओं, काव्यों, या कि जैसे ब्रज भाषा की बात करूं मैं, या फिर खड़ी बोली की बात करूं, अवधि की बात करूं, तो पहले वो बोलियां थी, धीरे धीरे क्या बन गई, वो भाषा बनी। पर बनी कैसे? क्योंकि उनमें लेखन क्रिया शुरू हो गई और लेखन काव्य रचनाओं के कारण वो दूसरे लोगों के, दूसरे राज्यों के संपर्क में आने लग गई और किसका रूप धारण कर लिया उसने? वो भाषा का। अब जैसे ही ये रचनाएं, ये काव्य कविताएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? वो भाषा का रूप धारण कर लेती हैं और एक बड़े क्षेत्र में उसका प्रचलन और विकास शुरू हो जाता है और साहित्य की रचना कर दी जाती है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है बोली और भाषा में। अगर आपसे पूछा जाए कि बोली के विकसित रूप को क्या कहते हैं तो उपभाषा कहते हैं, और उपभाषा के विकसित रूप को क्या कहते हैं तो भाषा कहते हैं। अब बोली और भाषा में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बोली सिर्फ बोली जाती है, इसका कोई साहित्य नहीं होता। ये कब, कहाँ, किसने इसको पहली बार बोला है इसकी कोई उत्पत्ति नहीं पता, हमें नहीं पता इसकी रचना किसने की थी। इसमें शिक्षा में, या कह सकते हैं बोली का प्रयोग शिक्षा में नहीं होता, संचार में बोली का प्रयोग नहीं होता, प्लस किसी भी प्रकार के सरकारी कामकाज में भी बोली का प्रयोग नहीं होता। बट अगर हम बात करें तो बोली किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, या बोली किसी भी तरीके से क्या कह सकते हैं इसको, वाचन प्रक्रिया के द्वारा प्रचलित की जा सकती है। परंतु भाषा में फर्क क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि भाषा जो है उसका लिखित रूप है, भाषा का साहित्य है। भाषा एक लिपिबद्ध प्रक्रिया में लिखी जाती है। भाषा में हम लोग सरकारी कामकाज भी कर सकते हैं, प्रशासन की क्रिया भी कर सकते हैं। भाषा का प्रयोग हम संचार के माध्यमों में, जैसे अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, या फिर किसी भी चीज में हम प्रयोग कर सकते हैं। प्लस शिक्षा के साधन के रूप में भी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हिंदी इन 10 क्षेत्रों में जो मैंने अभी लिखवाए थे वहां पर शिक्षा के रूप में प्रयोग की जाती है। अब थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को बोली और भाषा जो है भारतीय परिवार की, उनके बारे में बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल करते हुए चल रही हूँ, ज्यादा तो मैं आपका टाइम नहीं लूंगी, पर छोटे छोटे टॉपिक के जरिए ही आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको भारतीय परिवार का परिचय दे रही हूँ। अब भारतीय परिवार जो है इसको कितने भागों में बांटा है हमने? 4 भागों में बांटा है, जिसमें से सबसे पहला परिवार जिसका था मैंने उसे कहूंगी आपका पूर्वी परिवार ले लेते हैं हम लोग। फिर हम ले लेते हैं या तो फिर हम पश्चिमी से शुरू करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। पश्चिमी क्षेत्र से करेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र से शुरू करते हैं। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, और फिर आ जाता है आपका पहाड़ी, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे बिहारी।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने भारतीय परिवार को 5 भागों में आपके सामने लिखा है। अब इनमें जो जो बोलियां बोली जाती हैं वो भी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, खा बाबू ब्रज का, खा बाबू ब्रज का। इससे आपको पश्चिमी की बोलियां याद करने में इजी रहेगा। खा से जो है पहली बोली हमारी खड़ी बोली रहेगी, खड़ी बोली। दूसरे नंबर पर बा से हम बांगरू याद कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग बू से बुंदेली याद करेंगे, और बुंदेली के बाद हम लोग, एक मिनट, बुंदेली के बाद यहाँ पर हम लोग ब्रज भाषा, ब्रज से ब्रज भाषा का प्रयोग करेंगे, और 5वें नंबर पर का से कन्नौजी याद करेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक से हमें याद हो जाएगा। तो खा बाबू ब्रज का, ये हमारी पश्चिमी क्षेत्र में 5 बोलियां बोली जाती हैं। पूर्वी क्षेत्र को भी हम याद कर सकते हैं। अब 36 से आ से हम लोग बात करेंगे तो अवधि आ जाएगा यहाँ पर, और अगर हम ब से बात करें तो बघेली, और अगर तीसरे नंबर पर हम 36 से बात करें तो छत्तीसगढ़ी हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारे पास पूर्वी क्षेत्र में 3 बोलियां बोली जाती हैं, पश्चिमी क्षेत्र में 5 बोलियां बोली जाती हैं। आपके सामने आंकड़े भी अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो। अब यहाँ पे राजस्थानी के लिए मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, जो आपको याद ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो एक जयपुरी आती है, क्योंकि वो आपको ऐसे ही पता है राजस्थानी है, तो यहाँ पर हम लोग जयपुरी लिखेंगे। दूसरे नंबर पर मारवाड़ी, आप ऐसे ही टिक लगा सकते हो, मारवाड़ी भी। तीसरे नंबर पर हम लोग मेवाड़ी, जो चूंकि मारवाड़ी से थोड़ी मिलती जुलती है, और फिर हम लोग मेवाती या मालवी के नाम से भी इसको जानते हैं, आप लोग मालवी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। तो यहाँ पे जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी, और जयपुरी को ढूढ़ाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र में कितनी है, तो पहाड़ी क्षेत्र में हम सिर्फ 2 ही बात करेंगे, एक तो कुमाऊनी, और दूसरी जो बात करते हैं हम लोग वो है गढ़वाली। ठीक है। तो पहाड़ी में 2 बोलियां बोली जाती हैं, और बिहारी क्षेत्र की बात करें तो बहुत फेमस है, अगर नहीं भी लिखूंगी तो आप लोग जान जाओगे, भोजपुरी। दूसरे नंबर पर भोजपुरी सबसे ज्यादा फेमस है, और उपभाषा भी बन चुकी है, क्योंकि इसमें जो है गीत प्रचलित हो चुके हैं, मूवीज भी आ रही हैं अब तो भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, और तीसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर मगधी या फिर इसे मगही के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय परिवार में हमारे पास जो है इतनी सारी बोलियां बोली जाती हैं। आपके सामने आंकड़े हैं, कहाँ पर 4 बोली जा रही है, कहाँ पे 2, कहाँ पे 3। अभी मैंने बताया था कि जो बोलियां हैं वही क्या बनती हैं, उपभाषाएं बनती हैं। तो आप गौर से देखोगे कि ये बोलियां जो हैं अपनी रचनाओं के कारण, काव्य के कारण और लोगों के कारण, संपर्क में स्थापित होने के कारण काफी प्रचलित हो गई। तो कौन कौन सी बोलियां उपभाषाएं बनी, तो ध्यान रखोगे खड़ी बोली जो है सर्वाधिक अगर देखा जाए तो हम लोग हर रचनाओं में इसका प्रयोग होता है। चाहे मैं कृष्ण की लीला बात करूं या किसी की भी लीला की बात करूं, तो खड़ी बोली और ब्रजभाषा का तो बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है कृष्ण के लिए। तो खड़ी बोली हो गया, ब्रजभाषा हो गया। अगर छत्तीसगढ़ से बात करें तो हम लोग यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बघेली प्रचलित नहीं हुई, परंतु अवधि बहुत ज्यादा प्रचलित हुई है। राजस्थानी क्षेत्र से कोई प्रचलित नहीं हुआ, पहाड़ी से भी अभी तक कोई प्रचलित नहीं हुआ है, पर बिहारी क्षेत्र से भोजपुरी और मैथिली ये दोनों उपभाषा का रूप धारण कर चुकी हैं। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सारी बोलियां जो है उपभाषा, ये जो सर्कल मार रही ये उपभाषाएं बन चुकी हैं। मैथिली का मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैथिली अब केवल उपभाषा नहीं है, भाषा बन चुकी है। 2003 के संशोधन में, 93 संशोधन में मैथिली को भाषा का रूप धारण करवा दिया गया है। इसका मतलब मैथिली एक ऐसी है जो बोली भी है, उपभाषा भी है, और 2003 में इसको भाषा से भी सम्मानित कर दिया गया है। तो ये हमारा जो है भाषा परिवार का परिचय था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बोलियां, उपभाषाओं का भी परिचय दे दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आपको समझ आई होगी। आगे जो है मैं वर्ण विचार के साथ आपके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट होंगी। नमस्कार।